नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नयनश्री क्लासेस में। आज मैं यहाँ पर हिंदी में वर्णमाला से शुरुआत करूंगी। तो आइए देखते हैं वर्णमाला को। हिंदी में वर्णमाला को समझने से पहले आपको कुछ टर्मिनोलॉजी समझनी होगी हिंदी की, जो कि आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करती है, क्योंकि एग्जाम में स्टेटमेंट के फॉर्म में कई बार आपसे पूछी जाती है। सबसे पहले आपको समझना है ध्वनि के बारे में कि ध्वनि क्या होती है। ठीक है, तो ध्वनि जो है भाषा की मौखिक रूप से सबसे छोटी इकाई होती है। क्या होती है? भाषा की मौखिक रूप से सबसे छोटी इकाई होती है। मैंने क्या कहा? मौखिक रूप से। इन सब टर्म्स को आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में कंफ्यूज करने वाले आपको टर्म्स दिए जाएंगे। ठीक है, तो मैंने क्या कहा? भाषा की मौखिक रूप से सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है। ठीक है, ठीक। तो ये तो आपने समझा ध्वनि के बारे में। अब बात आती है वर्ण की, कि वर्ण क्या है। तो भाषा की लिखित रूप से सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा की लिखित रूप से सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आप वर्ण कहेंगे। ठीक है, भाषा की मौखिक रूप से सबसे छोटी इकाई पूछी जाए तब आप क्या कहेंगे? तब आप ध्वनि कहेंगे। ठीक है, मैंने क्या कहा? भाषा की लिखित रूप से सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। ठीक है, वर्ण कहलाती है। तो ये तो हो गया वर्ण के बारे में। या फिर आपसे ये कहा जाए कि आपकी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आप वर्ण कहेंगे। ठीक, अब बात आती है अक्षर की। ठीक, तो आप लोगों को शायद ये पता होगा कि वर्ण और अक्षर एक ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वर्ण और अक्षर में आपका अंतर है। ठीक है, अगर आपके जो इस तरीके से आपके दिए रहते हैं, हलंत करके दिए रहते हैं, और एक आपके जो है बिना हलंत के दिए रहते हैं। ठीक है, यदि आपके वर्ण में हलंत लगा है, क्या लगा है? यदि आपके वर्ण में हलंत लगा है तो वो आपका अक्षर नहीं होगा। ठीक है, अक्षर वो होते हैं जिनमें हलंत नहीं लगा रहता है। जैसे आपका छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, इनमें आपको कहीं हलंत दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। यानी कि ये आपके क्या कहलाएंगे? ये आपके अक्षर कहलाएंगे। ठीक है, यदि आपका कोई भी इस तरीके से लिखा हुआ है कि वाह और इसमें हलंत लगा है, तो ये जो है आपका क्या कहलाएगा? ये आपका वर्ण कहलाएगा। इस चीज को आप लोग समझिए कि यदि आपका हलंत नहीं लगा है तो वो आपका अक्षर कहलाएगा, यदि हलंत लगा है तो वो आपका वर्ण कहलाएगा। ठीक है, अब बात आती है शब्द की, कि शब्द क्या होता है। आप लोग समझ रहे होंगे, शब्द जो है हमारे वर्णों से मिलता है। यानी कि वर्ण, जब आपके दो या दो से अधिक वर्ण मिलते हैं तब आपका शब्द बनता है। लेकिन सार्थक मेल होना चाहिए। मेल कैसा हो? सार्थक हो। यदि आपका निरर्थक मेल होगा तो आपका कोई अर्थ नहीं निकलेगा उस चीज का, तो वो आपका शब्द नहीं होगा। यानी कि दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। आइए मैं इसको आपको समझाती हूँ, सार्थक और निरर्थक का क्या मतलब है। ठीक है, शब्द क्या होते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ठीक, मैंने क्या कहा? मैंने कहा दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? हम लोग शब्द कहते हैं। इसको आप किस तरीके से कहेंगे? या तो दो या दो से अधिक आपके वर्ण हो, या दो या दो से अधिक आपके अक्षर हो। तो दो या दो से अधिक वर्णों या अक्षरों के सार्थक मेल को हम लोग शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग लिखिए, अक्षर ही लिख लीजिए। ठीक है, ये हुआ आपका आ अक्षर। ठीक है, मैं अक्षर को इस तरीके से लिखेंगे। इसको आप ऐसे लिखिए, आ, शा और रा। ठीक, ये आपके तीन, इस तरीके से आप इनको अलग करके लिख लीजिए। अब आप इसको
सफल कर दीजिए, मतलब यहाँ पर रा लिख दीजिए, यहाँ पर झा लिख दीजिए और यहाँ पर या आ लिख दीजिए। क्या इसका कोई सार्थक जो आपका अर्थ है वो निकलेगा? रक्षा। क्या इसका कोई सार्थक अर्थ निकल रहा है? क्या हिंदी में आपने कभी भी इस तरीके का कोई वर्ड पढ़ा है? रक्षा जरूर पढ़ा है, बट इस तरीके का कोई भी शब्द आपने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये वर्ड आपने शायद ही हिंदी में पढ़ा हो, तो यानी कि ये आपका सार्थक मेल नहीं हुआ, तो ये क्या है? निरर्थक मेल हुआ, ठीक है। अब कोई आप लोगों में से किसी के भी मन में आ रहा होगा पैलिंड्रोम के बारे में। पैलिंड्रोम मुझे याद है कि जब मैं कंप्यूटर साइंस में, तो मेरे बीटेक में पैलिंड्रोम हम लोग को पढ़ाया जाता था। पैलिंड्रोम बेसिकली इस टाइप के शब्द होते थे, जैसे जा हुआ और हा हुआ और जा हुआ, तो ये क्या बन गया? जहाज। अब आप चाहे इसको पीछे से लिख लें तो भी आपका ये जहाज ही रहेगा, चाहे आप इसको आगे से लिख लें तो भी आपका जहाज ही रहेगा। जैसे मैं आपको अपना नाम बताती हूँ, मेरा नाम है नयन श्री, तो मैं इस नयन को कैसे भी लिख दूं, ये नयन ही रहेगा। इसको यहाँ पर ले आऊं और इस ना को बाद में ले जाऊं तो भी तो ये नयन ही रहेगा ना, है ना। जहाज को भी इस तरीके से आप कैसे भी करके लिखें वो जहाज ही रहेगा। तो इस तरीके के शब्दों को हम लोग पैलिंड्रोम बोलते हैं, ठीक है। अब हिंदी में मुझे नहीं पता कि पैलिंड्रोम को हिंदी में क्या कहते हैं, आप लोग सर्च कर लीजिएगा, ठीक। तो मैंने कहा कि दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को ही शब्द कहेंगे। अब बता दी वर्णमाला की कि वर्णमाला क्या है। वर्णमाला यानी कि वर्णों के व्यवस्थित जो रूप है उसको हम लोग वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। क्रम को वर्णमाला कहते हैं, ठीक। तो ये हुआ आपका वर्णमाला के बारे में कि वर्णमाला किसे कहते हैं, ठीक है। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। अब बात आती है आपकी वर्णमाला की। तो जिस तरीके से आप लोग इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं, स्वर पढ़ते हैं, व्यंजन पढ़ते हैं, यानी कि वोवेल एंड कॉन्सोनेंट पढ़ते हैं, उसी तरीके से हिंदी वर्णमाला को आपका तीन उसमें विभाजित किया गया, तीन कैटेगरी में। कौन कौन सा? पहला होता है आपका स्वर, दूसरा होता है आपका व्यंजन और तीसरा होता है आपका अयोगवाह। क्या होता है? स्वर, व्यंजन और अयोगवाह होता है। अब हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है आपको ये याद रखना है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 मानी गई है, ठीक है। इनमें से आप लोगों को पता होगा कि जो आपके स्वर हैं वो कौन कौन से होते हैं। कई लोगों को हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 13 पता होती है, तो आप लोग गलत हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है, याद रखिएगा 11 होती है। कौन कौन से होते हैं आइए जानते हैं। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, फिर आपका आता है री, फिर आता है आपका ए, आए, ओ, आओ, ठीक है। तो ये जो है आपके स्वर होते हैं, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए ना। 11 ये ओ आओ है, ठीक है। तो ये 11 स्वर हो गए ना। आपको अब शायद दिख रहा होगा, अभी मैं खड़ी थी तो दिख नहीं रहा होगा। अभी आप लोग देख सकते हैं कि कौन कौन से 11 स्वर होते हैं। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रे मतलब री, ए, आए, ओ, आओ, ठीक है। तो ये जो है आपके स्वर हैं जो कि आपके 11 होते हैं हिंदी वर्णमाला में, ठीक है। व्यंजन के बारे में आप लोग आगे पढ़ेंगे, कई सारी आप लोग आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन से व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, और वहां पर आप लोग पढ़ेंगे ऊष्म व्यंजन के बारे में, आपके लुंडित व्यंजन कौन से होते हैं, ये सारी चीजें आप लोग आगे पढ़ेंगे। अयोगवाह आपकी हिंदी वर्णमाला में 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अंग और आहा। ये जो अंग और आहा है ना, ये आपकी हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? अयोगवाह कहे जाते हैं। इन्हें ही आप जो है विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। चाहे आप अयोगवाह कह लें, चाहे आप विसर्ग कह लें, ठीक है। तो ये आपके एक ही होते हैं, ठीक। तो याद रखिएगा कि अयोगवाह को विसर्ग कहते हैं। अंग और आहा 2 अयोगवाह हैं, ठीक। आपके क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अयोगवाह नहीं है। तो याद रखिएगा कि आपके अयोगवाह और अंग और आहा हैं, तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने वर्णमाला के बारे में अच्छे से देख लिया। अब आगे आप लोग पढ़ेंगे स्वर के बारे में कि आपके स्वर जो हैं
कितने प्रकार के होते हैं। तो आप वहां पर पढ़ेंगे बनावट के आधार पर स्वर, उच्चारण अवधि के आधार पर स्वर, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर, मुखाकृति के आधार पर स्वर, जिह्वा के आधार पर स्वर, ये सभी स्वर आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी मैं कंटिन्यू करती हूँ उसको। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि संरचना अथवा बनावट के आधार पर आपके स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो संरचना अथवा बनावट के आधार पर आपके स्वरों को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? पहला होता है आपका मूल स्वर, जिन्हें आप आधार स्वर कहते हैं, इन्हें ही आप ह्रस्व स्वर कहते हैं। दूसरा होता है आपका दीर्घ स्वर, तीसरा होता है आपका संयुक्त स्वर। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हिंदी की वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। कितनी है? 11 है। ठीक है, इन 11 स्वरों को ही आपको डिवाइड करना है ह्रस्व स्वर में, दीर्घ स्वर में और आपके जो है संयुक्त स्वर में। ठीक, तो किस तरीके से डिवाइड है आइए देखते हैं। मूल स्वर में आपका आता है या आधार स्वर में आपका आता है छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। क्या आता है? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री आता है। दीर्घ स्वर, दीर्घ का मतलब क्या हुआ? दीर्घ से आप समझ रहे हैं बड़ा। ठीक, तो जैसे यहाँ पर छोटा आ आया तो यहाँ पर बड़ा आ कर दीजिए, यहाँ पर छोटी ई आई तो यहाँ पर बड़ी ई कर दीजिए, यहाँ पर छोटा ऊ आया तो यहाँ पर बड़ा ऊ कर दीजिए। अब री जो है, री का तो कुछ बड़ा होता नहीं है हिंदी वर्णमाला में, तो री को आप लोग छोड़ दीजिए। ठीक है, अब जैसे कि आप सबको पता है कि हिंदी की वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 बताई मैंने। इसमें से आपके कितने? 1 2 3 4 तो आपके मूल स्वर हैं। कितने हैं? 4 स्वर, 4 मूल स्वर हैं और दीर्घ स्वर कितने हैं? 3 हैं। ठीक है, तो 4 3 7 हो गए, 7 आपके ये हो गए। अब 11 में से जब आप 7 घटाएंगे तो 4 बचेंगे, यानी कि जो बचे हुए हैं ये आपके संयुक्त स्वर में चले जाएंगे। आपको मैंने बताया था कि मूल आपके जो स्वर हैं वो हिंदी वर्णमाला में कौन कौन से हैं, तो उनमें से आपका छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री को निकाल दीजिए, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ को निकाल दीजिए, बचे हुए को संयुक्त स्वर में आप लोग लिख दीजिए। समझ गए आप लोग जो मैंने कहा? तो आपके संयुक्त स्वर में क्या आता है? संयुक्त का मतलब है आपका जुड़कर बनना। संयुक्त का मतलब क्या होता है? जुड़कर बनना। तो आपके संयुक्त स्वर जो हैं किन 2 मूल स्वरों से मिलकर बने होते हैं ये आप लोग देखेंगे। ठीक, तो आपके संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं? ए, ऐ, ओ, औ। ठीक, तो किन स्वरों से मिलकर आपके संयुक्त स्वर बनते हैं देखते हैं। ये संयुक्त स्वर में जो आपका ई है ये आपका छोटा आ और बड़ी ई से मिलकर बना होता है। ऐ किससे बना होता है? छोटा आ और ए से मिलकर बना होता है। ओ किससे बना होता है? तो ओ आपका छोटा आ और ए से मिलकर बना होता है। औ किससे बना होता है? तो औ जो है छोटा आ और ओ से मिलकर बना होता है। ठीक, तो ये हुए आपके संयुक्त स्वर। अब आपको उच्चारण अवधि के आधार पर स्वर पढ़ना है। उच्चारण अवधि का मतलब क्या हुआ कि आप जो उच्चारण करते हैं उसमें कितनी अवधि लगती है, उसके आधार पर आपके स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो इन्हें भी हम लोग 3 कैटेगरी में पढ़ेंगे। कौन कौन सा? पहला होता है आपका ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है आपका दीर्घ स्वर, तीसरा होता है आपका प्लुत या त्रिमात्रिक स्वर। ठीक है, तो आपके ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। यानी कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, या फिर जिनके उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। मैं यहाँ पर लिख देती हूं, जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं ह्रस्व स्वर। ठीक है, तो ह्रस्व स्वर में क्या आता है आपका? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये आते हैं आपके ह्रस्व स्वर में। ठीक है, दूसरा है आपका दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में आपके क्या आते हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे या फिर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको 2 मात्रा का समय लगेगा इनके उच्चारण में, तो आप लोग समझ जाएंगे 2 मात्रा से कि जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे उन्हें हम कहते हैं दीर्घ स्वर। ठीक है, तो दीर्घ स्वर में यहाँ पर आपकी संख्या बदल गई। आप लोग यही मत याद रख लीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि उच्चारण अवधि के आधार पर आपके दीर्घ स्वर कितने होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, अब आपको ये समझ आ गया होगा कि दीर्घ स्वर क्या होते हैं। अब बात आती है आपके
प्लुत स्वरम की। प्लुत स्वर आपके कौन से होते हैं ये आप लोग देखेंगे। प्लुत स्वर को ही हम लोग त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। आप लोगों ने जो आपकी हिंदी की गिनती है उसको पढ़ा होगा कुछ इस तरीके से, उसमें जो है आपने ये देखा होगा और आप लोगों को एक एस बना देना है। ठीक, तो ये दोनों आपके प्लुत स्वर में आते हैं। इसका यूज अब तो नहीं होता, पहले होता था। ठीक है, तो आपके जो प्लुत स्वर हैं या त्रिमात्रिक स्वर जिन्हें आप कहते हैं, इनको आप किस तरीके से लिखेंगे आइए जानते हैं। जैसे आप लोगों ने ओम पढ़ा होगा, ठीक है, ओम, तो ओम को किस तरीके से लिखते हैं? इस तरीके से लिखा जाता है ओम को। ठीक है, तो ओम को जब आप उच्चारण करते हैं, ओम का उच्चारण तो किस तरीके से करते हैं आइए जानते हैं। ओ, ये करते हैं ना आप उच्चारण ओम का। तो ये जो ओम का उच्चारण किया जाता है, इसमें आपका जो ये वाला है, ये वाला भाग जो है आपका कंटिन्यू बना रहता है, ये आपका खत्म नहीं होता है। तो इसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, आप लोगों ने जो है इस तरीके से बचपन हम लोग कहते थे कि ट्रेन सर से आई, ट्रेन सर से गई, पढ़ा है ना, मतलब बोला है ना ऐसे बचपन में। तो ये जो सर है ना, इस सर को किस तरीके से लिखा जाता है ये हम लोग देखेंगे। यदि आप लोग में से कोई भी स्टूडेंट सर को लिख सकता है तो कमेंट में लिखना जरूर, ठीक है, नहीं तो मैं तो आपको बता ही रही हूँ। सर को आप लोग किस तरीके से लिखेंगे? इस तरीके से। लेकिन आप लोग जब सर का उच्चारण करते हैं तो कैसे करते हैं? सर सर। ठीक है, तो आपका ये जो कॉन्टिन्यू है, कॉन्टिन्यूटी जो बनी हुई है सर, इसको किस तरीके से लिखते हैं? इसको हम लोग लिखते हैं, ये जो सर है इसको हम लोग लिखते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये इस तरीके से ये आपका आगे चला जाता है। ठीक, तो आप लोगों ने देखा कि इन दो का यूज कहां पर होता है, ये आप लोगों ने ओम में और सर में देखा। ऐसे कई सारे वर्ड हैं, आप लोग सोचिएगा और कमेंट में बताइएगा। ठीक, तो यहाँ पर आपने देखा संरचना अथवा बनावट के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। दूसरा आपने पढ़ा उच्चारण अवधि के आधार पर स्वर। अब आप लोग आगे पढ़ेंगे मुख आकृति के आधार पर स्वर कौन से होते हैं, ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर कौन से होते हैं, जिह्वा के आधार पर स्वर कौन से होते हैं, ये सभी आप लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको मैं कंटिन्यू करती हूँ अभी। तो अगला होता है आपका ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर। ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका वृत्तमुखी स्वर, दूसरा होता है आपका अवृत्तमुखी स्वर। आपके 11 स्वर जो हैं, अब इनको वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी में किस तरीके से डिवाइड किया गया है आइए देखते हैं। वृत्तमुखी स्वर में आपका क्या आता है? वृत्तमुखी स्वर में आता है आपका छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ आता है। ठीक है, क्या क्या आता है? छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ आता है। अब आप लोगों को ये जो आपका स्वर है, टोटल स्वर कितने हैं आपके? 11 स्वर हैं। इन 11 स्वर में से छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ को आप हटा दीजिए। बचे हुए आपके जितने भी स्वर हैं वो आपकी अवृत्तमुखी में आ जाएंगे। ठीक है, तो आपका अवृत्तमुखी में क्या आएगा? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, री, ए, आए, ये आपके अवृत्तमुखी में आएंगे। ठीक है, तो ये हुए आपके वृत्तमुखी स्वर और अवृत्तमुखी स्वर, जो कि आप लोगों को याद करना है। नेक्स्ट है आपका उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर, जो कि आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर आपकी परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। तो उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर आपको आसानी से याद हो जाएंगे। बस ये जो आपके स्वर लिखे हुए हैं इनको आप ध्यान से देखिए। इसमें आपका छोटा आ और बड़ा आ आपका कंठे में आते हैं। आप लोगों को शुरुआत यहाँ से करनी है, कंठ से करनी है। कंठ के बाद आपका क्या आएगा? तालु आएगा। तालु के बाद क्या आएगा? आपका ओष्ठ आएगा। ओष्ठ के बाद आपका क्या आएगा? मूर्धा आएगी। तो जिस तरीके से आप अपने जो है अपने फेस को देखिए, फिर आप लोग समझ जाएंगे। कंठ, कंठ के बाद आपका तालु, तालु के बाद आपका क्या आएगा? ओष्ठ आएगा। ओष्ठ के अंदर आपकी क्या है? मूर्धा है। ठीक है, तो मूर्धा को हम लोग क्या कहते हैं? मूर्धन्य कहते हैं। फिर आपको कंठ को जो है तालव्य के साथ कर देना है और आपको कंठ को ही फिर ओष्ठ के साथ कर देना है। तो आपका क्या बनेगा? कंठ को जब आप तालु के साथ करेंगे तो कंठ तालव्य बन जाएगा। जब कंठ को आप ओष्ठ के साथ करेंगे तो कंठोष्ठ बन जाएगा। ठीक है ना? सिंपल। देखिए, कुछ भी टफ नहीं है, बस आप बार बार इन चीजों को पढ़ेंगे तो आप लोगों को आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, अब बात आती है कि आप इन लोगों को, मतलब जो आपके स्वर हैं, इनको किस तरीके से रखते हैं। तो आप लोगों को शुरुआत छोटा आ से करनी है। जो आपका सीक्वेंस है, यही सीक्वेंस आपको याद रखना है। तो छोटा आ और बड़ा आ आपका कंठ में आएगा। किस में आएगा? ये जो आपके छोटा आ और बड़ा है, इनको आप कंठ पर रख देंगे। कंठ के बाद आपका क्या आता है? तालु आता है ना? तालु आता है। तो आपको फिर से आपको 2 स्वर उठा लेना
है छोटी ई और बड़ी ई, जो कि आपको तालव्य में रख देना है। ठीक है, फिर होता है आपका छोटा ऊ बड़ा ऊ, जो कि आपके किस में आते हैं, ओष्ठ में आते हैं। ओष्ठ का मतलब है ओठ। ठीक है, यहाँ पर आपको ये याद रखना है, कंठ का मतलब है कि जिनका उच्चारण आपके कंठ से हो, और तालव्य का मतलब है जिनका उच्चारण आपका तालु से हो। ओष्ठ का मतलब है जिनका उच्चारण आपका ओठ से हो। ठीक है, जिनको आप ओष्ठ कहेंगे या ओठ कहेंगे। ठीक है, फिर होता है आपका री, जिसका उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धन्य है। ठीक है, मूर्धन्य का मतलब है आपकी जीवा। ठीक, फिर होता है आपका कंठ तालव्य। आपको कंठ को किसके साथ करना है, तालव्य के साथ करना है, तो आपका कंठ तालव्य बन जाएगा। मतलब जिनका उच्चारण आपका कंठ और तालु दोनों से हो उन्हें हम कंठ तालव्य कहते हैं। तो कंठ तालव्य में आपका री के बाद क्या आएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है, री को आपको अकेले लेना है मूर्धन्य में, बाकी आपको हर जगह दो स्वर का कॉम्बिनेशन रखना है, तो आसान होगा आपके लिए। फिर ए और आई को आप किस में रख देंगे, कंठ तालव्य में रख देंगे। फिर आपको कंठ के साथ ओष्ठ को जो है संयुक्त करना है, तो आपका कंठोष्ठ बनेगा। क्या बनेगा, कंठोष्ठ बनेगा। तो कंठोष्ठ में आपको बचे हुए ये दो आपके जो स्वर हैं इनको रखना है। मैं फिर से इसको समझा देती हूँ, आप लोग इसको फिर से समझिए, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी रहता है और इम्पोर्टेंट भी है। जैसे आप लोगों ने सबसे पहले ये देखे, आपके टोटल नंबर ऑफ स्वर ये हैं। ठीक है, तो ये आपके स्वर हुए, इनमें से आपको दो दो स्वरों को लेना है, री को छोड़कर बाकी आपको सबको दो दो के पेयर में मतलब दो के पेयर में लेना है। फिर आपको क्या करना है कि आपको जो है कंठ से शुरू करना है। किससे, कंठ से शुरू करना है। कंठ के बाद तालु, तालु के बाद आपका क्या आएगा, मूर्धन्य आएगा। मूर्धन्य के बाद आपका ओष्ठ आएगा। फिर आपको कंठ के साथ तालव्य को कर देना है और कंठ के साथ आपको ओष्ठ को मिक्स कर देना है, तो आपका कंठोष्ठ बन जाएगा। ठीक, फिर आपको मैंने क्या कहा कि आपको पेयर में रखना है, मतलब दो स्वरों को एक साथ रखना है, यानी कि पेयर में रखना है। तो आपको छोटा आ बड़ा आ कंठे में रख देना है, छोटी ई बड़ी ई को तालव्य में रख देना है, छोटा ऊ बड़ा ऊ को ओष्ठ में रख देना है, री को आपको मूर्धन्य में रख देना है, ए और आई को आपको कंठ तालव्य में और ओ और औ को आपको कंठ ओष्ठ में रख देना है। तो ये हुआ आपका ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर के प्रकार। और दूसरा है, मतलब जो फोर्थ है, वो है आपका उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर। ठीक, अब आगे आप पढ़ेंगे जिह्वा के आधार पर स्वर। ठीक है, तो यहाँ पर अभी मैं इसको कंटिन्यू करती हूँ। तो नेक्स्ट है आपका जिह्वा के आधार पर स्वर। जिह्वा के आधार पर आपके स्वर तीन प्रकार के होते हैं। पहला है आपका अग्र स्वर, दूसरा है आपका मध्य स्वर, तीसरा है आपका पश्च स्वर। तो आपके 11 स्वरों को किस तरीके से अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर में रखा गया है, ये आपको याद करना होगा। तो अग्र स्वर में आपका आता है छोटी ई, बड़ी ई, री, ए, आई। मध्य स्वर में आपका छोटा आ आता है। छोटा आ को याद करना बहुत सिंपल है, जो कि आपके मध्य स्वर में आता है। यदि आपको थोड़ा बहुत भी याद रहता है तो परीक्षा में आपका जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपके जो ऑप्शन रहेंगे उनको आप आसानी से स्मार्ट अजम्पशन से रिजेक्ट कर सकते हैं। जब आप रिजेक्ट कर देते हैं तो आपके सही आंसर की संभावना बढ़ जाती है। तो आप लोग जो है ऑप्शन को रिजेक्ट करना सीखिए कि आपका ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, बाकी के आपको दो में से छांटना होगा। यदि आपने दो रिजेक्ट कर लिए तो बाकी की दो बचे। अब उन दो में से आप आसानी से छांट सकते हैं कि कौन सा सही होगा। ठीक, तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि मध्य स्वर में हमारा छोटा आ आता है। अब आता है आपका पश्च स्वर। तो पश्च स्वर में आपका आता है बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ। ये आपके पश्च स्वर में आते हैं। अब आता है आपका समृद्ध स्वर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समृद्ध स्वर और विवृत स्वर। ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं। तो इनके लिए आप क्या करिएगा, जहां पर भी आप पढ़ते हो आपका स्टडी टेबल होगा। यदि आपके पास स्टडी टेबल नहीं है तो कुछ ना कुछ तो होगा जहां पर आप पढ़ते होंगे। तो आप लोग क्या करिए, एक छोटे से चिट पर ये समृद्ध और विवृत स्वर के बारे में लिख लीजिएगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक, तो समृद्ध स्वर में वे स्वर आते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारा मुख द्वार जो है पूरे तरीके से बंद हो जाता है, तो उनको हम कहते हैं समृद्ध स्वर। ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय हमारा मुख द्वार बंद हो जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, आपका समृद्ध स्वर कहते हैं। जैसे आपका छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ये आपके समृद्ध स्वर में आते हैं। अर्ध समृद्ध में ए और ओ आता है। विवृत स्वर में आपका बड़ा आ आता है। विवृत स्वर ऐसे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करते समय मुख द्वार आपका पूरे तरीके से खुल जाता है, तो उनको हम विवृत स्वर कहते हैं। बड़ा आ आपका विवृत स्वर में आता है। ठीक, अर्ध विवृत में क्या आता है, छोटा आ, ए और
अब आपका विभ्रत स्वर में आता है, अर्धविभ्रत स्वर में आता है। आगत स्वर भी आपकी परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। तो आगत स्वर में क्या आता है, आगत स्वर में आप लोग बड़ा आ लिख दीजिएगा और फिर इसके ऊपर इस तरीके से बना दीजिएगा। ये जो है आपका आगत स्वर में आता है, ये भी आपकी परीक्षा में आया हुआ है। तो यहाँ पर आपके स्वर कंप्लीट हुए। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आपको व्यंजन के बारे में पढ़ाऊंगी। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग कोई ना कोई वीडियो पर रिस्पॉन्स देके जाया करिए। आपका एक छोटा सा रिस्पॉन्स मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए अन्य वीडियोस ला पाऊं। एंड थैंक यू सो मच नैन्सी क्लासेस पर विजिट करने के लिए। थैंक यू। बने रहिए नैन्सी क्लासेस पर। थैंक यू।